नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो हमारा विषय है पाठ्यक्रम से परे भाषा तथा पाठ्य वस्तु पर विमर्श, इसके अंतर्गत जो उच्चारण दोष है उसके प्रकारों के बारे में जानेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना उच्चारण दोष क्या होता है। जैसा कि हमने अर्थ को जाना था कि भारत जैसे जो विशाल देश है जिसमें विविधता विद्यमान है, उस देश में अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोगों में भाषा संबंधी दोष विद्यमान रहता है। एक ही शब्द को अलग अलग नामों से जाना जाता है, यानी एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से किस तरह से प्रयोग करना, यह हमारे उच्चारण दोष में आता है। इसके अलावा जो शारीरिक दोष होते हैं या जो मानसिक दोष होते हैं, जो परिवेशीय होता है, वातावरण होता है, सामाजिक वातावरण, कहीं ना कहीं जो हमारे उच्चारण होते हैं उसमें प्रभाव डालते हैं और उच्चारण दोष के अंतर्गत आते हैं। आज की कक्षा में हम जानेंगे जो उच्चारण दोष है, उस उच्चारण दोष के कौन कौन से प्रकार है, यानी कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उच्चारण दोष विद्यमान रहता है। आइए हम उसके कारणों को जानते हैं। जैसा कि हम आज पढ़ रहे हैं उच्चारण दोष के प्रकार। सबसे पहला है स्वर भ्रांति। स्वर यानी कि जो स्वर होता है उस स्वर में भ्रांति, हमारी जो भ्रम उत्पन्न होता जाता है, तो उससे भी उच्चारण दोष उत्पन्न होता है। जैसे कि प्रताप, प्रताप में प्रताप, अब इसको स्वर में दिक्कत आती है तो हम प्रताप को परताप बोल जाते हैं, बालक उसको परताप लिख देते हैं। इंद्र, द्र, तो इंद्र को लिख देते हैं इंदर। इस तरह से ये कहलाता है स्वर भ्रांति, यानी कि स्वर को सही से समझ नहीं पाना, उसका सही से उच्चारण नहीं कर पाना, तो शब्द को सही से नहीं समझ पाने के कारण उसको गलत तरह से उच्चारण या लिखने में आता है। अगला है स्वरागम, यानी कि स्वर को सही से नहीं बोल पाना उसमें सही से, जैसे कि स्नान, तो स्नान में आधा स और नान, यानी कि स्नान सही है, इसको स्नान बन जाता है। स्त्री, स्त्री को स्त्री, इस तरह से ये स्वर को सही से समझ नहीं पाना भी एक उच्चारण दोष के अंतर्गत आता है। तीसरा है आकार इकार का भ्रम। जब आकार और इकार का भ्रम उत्पन्न होता है तो अभी स्वर या उच्चारण दोष में आता है। जैसे कि दिन, दिन में छोटी ई की मात्रा आती है तो उसको बड़ी ई की मात्रा में दिन लगा देना, तो ये आकार इकार का भ्रम होता है। इसी तरह से पति, पति, ती में छोटी की मात्रा उसको पति, बड़ी की मात्रा, यानी जहां पर जो मात्राएं होती, मात्रा का उलट फ्लेट करना, मात्रा को सही से नहीं लगाना, तो हमारे आकार इकार के भ्रम के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत हम उसको नहीं समझ पाते हैं, बालक नहीं समझ पाता है तो भाषा में गलतियां करता है और यही उसके उच्चारण दोष को दिखाती है। यही अगला है अनुनासिक का आगाम। अनुनासिक यानी कि कई बालक ऐसे होते हैं या कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अनुनासिक के तौर पर उच्चारण दोष को करते हैं, यानी कि नाक से बोलना, यानी कि कुछ शब्दों को नाक से बोलने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है और नाक से बोलते हैं, तो इस स्थिति में जो स्वर है, जो उच्चारण वो सही से नहीं हो पाता और अनुनासिक के अंतर्गत आ जाता है। अगला है र ए आ अक्षरों का अशुद्ध उच्चारण, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें र ए और आ जाते हैं, ऐसे अक्षरों का अशुद्ध उच्चारण करने में आता है। जैसे कि वृक्ष, वृक्ष, तो वृक्ष के अंतर्गत व्र लगा देंगे, यानी व्र के अंदर वृक्ष कर देंगे। कृष्ण, तो कृष्ण, तो ये जैसे वृक्ष, वृक्ष, कृष्ण, कृष्ण, ये र या अक्षरों वाला है शब्द है जिसके अंतर्गत उच्चारण दोष उत्पन्न हो जाता है और अशुद्ध उच्चारण आ जाता है। अगला है अशुद्ध वर्ण विपर्य, यानी कि जो वर्ण होते हैं उनको उलट फ्लेट कर देना, अशुद्ध रूप से शामिल। जैसे लखनऊ, तो लखनऊ में सिंपल सा बात है लेकिन उसको कई लोग नकलऊ बोल देते हैं, मतलब को मतबल बोल देते हैं, ये कहलाते हैं हमारे अशुद्ध वर्ण विपर्य। तो इस तरह की गलतियां करने वाले भी ये उच्चारण दोष के अंतर्गत आते हैं। अगला है शब्दांश विपर्य, यानी शब्दों का उलट फ्लेट कर देना। जैसे कि बाल की खाल निकलाना एक शब्द है तो उसको खाल की बाल निकालना। इस तरह से शब्दांश विपर्य, जो शब्द है, जो मुहावरे, जो कहावत है, उनको अगर उलट फ्लेट की श्रेणी में रख जाओगे तो वो शब्दांश विपर्य में आते हैं और यह भी हमारे उच्चारण दोष की कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। अगला है अशुद्ध समीकरण। जब समीकरण को अशुद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो वो बिगड़ जाता है। सर राजयोग एक शब्द है, उसको कई लोग राजयोग बोल देते हैं, तो ये अशुद्ध समीकरण में आएगा। इससे हम कह सकते हैं कि ये अपने अशुद्ध उच्चारण की श्रेणी में आ गया है। अगला है अशुद्ध विषयीकरण। अशुद्ध विषयीकरण वह कहलाता है जिसमें जैसे कि नवनीत को लवनीत बोल देना, तो ये हमारा कहलाएगा अशुद्ध विषयीकरण, यानी कि शब्द को सही से, विषय को सही से नहीं बोलना। अगला है प्रयत्न लाघव। प्रयत्न लाघव वो है जिसमें जैसे परमेश्वर शब्द है तो परमेश्वर शब्द को प्रमेक्षर, यानी कि ये कहलाएगा प्रयत्न लाघव, वहां पर शब्द को सही से नहीं बोला गया। जो परमेश्वर को हो वो प्रमेक्षर की श्रेणी में बोलना, कैटेगरी में बोलना, वो प्रयत्न लाघव के अंतर्गत आएगा। अगला है समान ध्वनि का भ्रम।
समान ध्वनि यानी वह ध्वनि, वह साउंड जहां पर समान साउंड आता है, एक समान साउंड आता है और उस एक समान साउंड में कई बार गलतियां हो जाती है। ऋषि एक सही है, उसको कई लोग ऋषि लिख देते हैं, तो र और री, तो ये समान साउंड है और बोलने और लिखने में कई बार गलतियां हो जाती है। प्रकाश, तो श और श ये समान साउंड है, लेकिन प्रकाश को कई बार प्रकाश यहाँ पे स भी लगा देवे। इस तरह से वह जो समान साउंड में आते हैं वहां पर लिखने बोलने में गलती आ जाती है। और भाषा शिक्षण की यही खासियत है कि शब्द को अगर थोड़ा, या जो वाक्य है, शब्द है, ध्वनि को अगर सही से नहीं परखा जाएगा तो उच्चारण में गलती आएगी और यही उच्चारण को हम शब्द का अनर्थ कर लेता है। हकलाना, हकलाना एक तरह से एक शारीरिक दोष में आता है। कई बालक व्यक्ति की हकलाने की प्रवृत्ति होती है और हकलाने की प्रवृत्ति में शब्द को पूर्ण रूप से नहीं बोल पाना, सही शब्द नहीं बोल पाना, अपने बात को नहीं रख पाना और शब्द को अटक अटक कर बोलना, ये कहीं ना कहीं उच्चारण दोष के अंतर्गत आता है। तो हकलाना भी एक प्रवृत्ति है जिससे उच्चारण दोष उत्पन्न होता है। अगला है मनोवैज्ञानिक दोष, यानी वह दोष जो मनोवैज्ञानिक है। तो मनोवैज्ञानिक दोष में दो तरह के बालक आते हैं, पहला है मुक बालक और दूसरा है मुक बाधिर बालक। मुक बालक वे बालक होते हैं जो बोल नहीं सकते, जिनके अंतर जिनको बोल नहीं चाहते या बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वे सुन सकते हैं, यानी कि सुनने के माध्यम से वो किसी बात या वाक्य को समझ लेते हैं और इशारों से या किसी माध्यम से उसका जवाब देता है। तो ये आते हैं मुक बालक। अगला है मुक बाधिर बालक, यानी मुक बाधिर बालक वे बालक आते हैं ना तो जो सुन सकते हैं ना ही बोल पाते हैं, ना तो बोलना पाते हैं ना सुन पाते, यानी मुख बाधिर। तो वो इशारों की बातों में ही अपना वार्तालाप करते हैं। तो ये अगर ये कमियां भी विद्यमान है तो उच्चारण दोष में आएगी, कहीं ना कहीं उसमें कमियां उत्पन्न होगी। तो ये हमने जाना कि उच्चारण दोष क्या है और उच्चारण दोष में ये कौन कौन सी कारण है, कौन कौन सी ये प्रकार है जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि उच्चारण दोष उत्पन्न होता है। चाहे वो स्वर भ्रांति हो, चाहे वो स्वरागम हो, चाहे वो आकार इकार का भ्रम हो, चाहे वो अनुनासिक का अभाव हो, र ए आ अक्षरों का अशुद्ध उच्चारण हो, अशुद्ध वर्ण विप्रय हो, फिर शब्दांश विप्रय हो, अशुद्ध समीकरण हो, अशुद्ध विषयीकरण हो, प्रयत्न लाघव हो, समान ध्वनि का वर्ण का प्रभाव हो, हकलाना हो या मनोवैज्ञानिक दोष हो। तो ये हमने कारण जाने कि इन कारणों के माध्यम से अशुद्ध उच्चारण या उच्चारण दोष उत्पन्न होता है। भाषा शिक्षण की यही सबसे बड़ी कमी सामने आती है कि आज इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी जो उच्चारण संबंधी या मात्रा संबंधी जो गलतियां करते हैं वो हमारे उच्चारण दोष में आता है। हिंदी भाषा को मानकीकृत रूप से या व्याकरणिक तौर पर सीखना बहुत ही जरूरी है। अगर हम इसको अच्छे से सीख लेते हैं तो हम हमारे उच्चारण दोष को दूर कर सकते हैं। लेकिन आज भी हम इस लेवल पर कई बार एग्जाम्स में या दूसरों के सामने जब बोलने का या वार्तालाप का मौका दिया जाता है तो ये कमियां सामने आती है और हमारे उच्चारण दोष को उत्पन्न करती है। हमारी जो मात्राओं की गलती करना या शब्द को सही से नहीं लिखना, यही कारण होता है कि भाषा शिक्षण जैसे शब्दों में हम कई बार गलतियां कर लेते हैं और नंबर वगैरह कम आते हैं और हमारा जो दोष है वो दोष सामने आता है। तो हमको कोशिश करनी चाहिए एक शिक्षक होने के नाते कि बच्चों के अंदर ये दोष कम से कम आवे। हम हिंदी भाषा या भाषा शिक्षण में या भाषा शिक्षक नहीं हो फिर भी एक सामान्य शिक्षक होने के नाते स्वयं ना ये गलती कीजिए, ना बालकों के अंदर ये गलती अगर उत्पन्न होती है तो इन गलतियों को दूर करने का हमको प्रयास करना चाहिए ताकि बेहतर शिक्षण हम प्रदान कर सके और जो शिक्षा का उद्देश्य है वो शिक्षा का उद्देश्य हम पूर्ण कर सकते हैं। थैंक यू। उच्चारण दोष के प्रकारों को बताइए।